नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। दोस्तों, पिछली वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, अगर आपको वे सारे ही क्वेश्चन समझ में आए या फिर आपको कहीं ना कहीं ये लगे कि आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है इन वीडियो से, तो आप इन वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ऐसा करने से मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके सामने और भी अच्छी अच्छी वीडियो बेस्ट कंटेंट के साथ लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 47 तक क्वेश्चन किए थे। आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 48 से शुरू होती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 है कि यदि x - 2y प्लस 8z रेशियो y - 3z प्लस 4w रेशियो 4x प्लस 5z माइनस 7w बराबर 3:4:7 है, तो 6x प्लस 2y माइनस 17w बटा w का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां पे हुआ क्या, यहां पे 3 रेशियो दिए हुए, 3 रेशियो 3, 4, 7 और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 6x प्लस 2y माइनस 17w बटा w का मान क्या होगा। तो आपको यहां से तो कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन 3:4:7 को देखते ही तुम्हें एक बात पता चली कि अगर मैं 3 और 4 को जोड़ दूं, 3 और 4 को जोड़ दूं तो ये 7 के बराबर हो जाता है। यानी कि अगर मैं पहला रेशियो दूसरे रेशियो के साथ जोड़ दूं तो तीसरा रेशियो प्राप्त होता है। तो मैं सेम वर्क अगर मैं यहां पे भी कर दूं कि पहले को दूसरे के साथ जोड़ दूं तो क्या तीसरा रेशियो प्राप्त होगा? जी हां, बिल्कुल तीसरा रेशियो प्राप्त होगा। तो देखिए, अगर मैं इस x को, इसमें तो कोई x है ही नहीं, तो x माइनस 2y और एक या प्लस y, तो माइनस के y, भाई माइनस 2y प्लस y के साथ जोड़ोगे तो माइनस के y, 8z माइनस 3z कितना बचेगा? 5z प्लस 4w। ये किसके बराबर होगा? ये पहले दो रेशो को मैंने ऐड किया और ये तीसरे रेशो के बराबर रख दो। 4x प्लस 5z, 4x प्लस 5z माइनस 7w। ठीक है दोस्तों, पहले दो रेशो को ऐड करके तीसरे रेशो के इक्वल रख दो। ठीक है, क्योंकि 3 + 4 बराबर होता है 7, 3 + 4 बराबर होता है 7। तो देखिए, ये x जब 4x में से घटाओगे तो 3x, और ये y जब बराबर के इधर जाएगा तो प्लस के y, और 5z से 5z कैंसिल हो गया, 5z से 5z कैंसिल हो गया। ठीक है, और जब ये 7w इधर आएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 11w। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि 3x प्लस y बराबर 11w, 3x प्लस y बराबर 11w। लेकिन मुझे यहां पे x और y में कुछ दिख रहा है, 6x प्लस 2y, 6x प्लस 2y। यानी कि अगर मैं 3x प्लस y का डबल कर दूं, क्या कर दूं? डबल कर दूं, 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो 6x प्लस 2y बराबर 22w। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 22w के। यानी कि इस पूरी इक्वेशन का मैंने डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि यहाँ पे 6x प्लस 2y है और हमारे पास था 3x प्लस y बराबर 11w। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने डबल कर दिया। अब ये बताइए 6x प्लस 2y का मान क्या है दोस्तों? 22w। भाई ये 6x प्लस 2y का मान कितना हो गया? 22w और माइनस के 17w। तो 22w में से जब तुम 17w घटाओगे तो कितना बचेगा? 22w में से जब तुम 17w घटाओगे तो कितना बचेगा? 5w, और बटे में भी w। तो w से w गया तो बचा क्या? 5। तो बचा क्या? 5। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, केवल और केवल इन 3 और 4 को जोड़ के कितना मिला? 7। इसका मतलब यहां से हमें यह बात पता चली कि अगर मैं पहले को दूसरे के साथ जोड़ दूं तो वो तीसरे के इक्वल होगा। पहला रेशियो दूसरे के साथ जब जुड़ेगा तो वो तीसरे के इक्वल हो जाएगा। ये चीज पता कहां से चली? ये चीज पता यहां से चली। ठीक है,
तो मैंने वही किया कि पहला रेशियो दूसरे के साथ जोड़ा और तीसरे रेशियो के इक्वल कर दिया। तो यहां से 5z से 5z कट गया, तो 3x प्लस वाई बराबर 11w। तो इसका डबल किया तो 6x प्लस 2y बराबर 22w। 6x प्लस 2y बराबर 22w। 6x प्लस 2y बराबर 22w, यानी कि इस पूरे की वैल्यू 22w है। 22w में से 17w घटाओ तो कितना बचा? 5w। और बटे में कितना है? w। w से w कैंसिल हुआ तो बचा कितना? 5। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 49। यदि z बटा x माइनस 2y बराबर 2z प्लस x बटा 2y बराबर 2x बटा z है तो x प्लस y प्लस z बटा z का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था आपको। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं कहूं 2/3 बराबर 4/6 बराबर 6/9, क्या ये तीनों फ्रैक्शन समान है? क्या ये तीनों फ्रैक्शन समान है? आप कहोगे सर बिल्कुल समान है, क्योंकि 4/6 का मतलब 2/3 ही है, 6/9 का मतलब भी 2/3 ही है, तो तीनों आपस में समान है। अगर मैं इन तीनों फ्रैक्शन को आपस में ऐड कर दूं, यानी कि अंश को अंश में जोड़ दूं और हर को हर में जोड़ दूं, तो देखते हैं क्या होगा। अंश को अंश में जोड़ दूं, यानी कि 2 + 4 + 6 बटा 3 + 6 + 9। इसका मतलब जो काम मैंने अंश में किया वही सेम काम मैंने हर में कर दिया। तो यहां से मुझे पता लगा कि 6 और 4 10 और 2 12, कितना हुआ? 12, और 9 और 6 15 और 3 18। तो 12/18 का मतलब क्या आया दोस्तों? 12/18 का मतलब 6 दूनी 12 36 18, 6 दूनी 12 36 18। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन तीनों फ्रैक्शन को जोड़ देता हूं, तीनों फ्रैक्शन को मैं जोड़ देता हूं, तो ये वापस वही रेशियो देगा जो शुरुआत में था, यानी कि 2/3 है। तो लास्ट में भी जोड़ने के बाद, तीनों फ्रैक्शन को जोड़ने के बाद भी रेशियो कितना आया? 2/3 आया। इसकी वजह यह है क्योंकि यहां पे हर जगह रेशियो क्या था? समान था। देखो 2/3, 4/6 में भी रेशियो 2/3, 6/9 में भी रेशियो 2/3, यानी कि हर जगह रेशियो समान है, इसलिए रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझिए बात को। अगर मैं लिखता हूं a/b बराबर c/d बराबर e/f, तो क्या मैं इसके बराबर ये भी लिख सकता हूं a + c + e बटा b + d + f, ये लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकता हो, क्योंकि ये सारे के सारे रेशियो बराबर है आपस में, और अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रेशियो आएगा जो शुरुआत में दिया होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि z बटा x माइनस 2y बराबर 2z प्लस x बटा 2y बराबर 2x बटा z। तो x प्लस वाई प्लस जेड बटा जेड का मान क्या होगा? तो आप ये देख रहे होंगे कि यहां पे तीनों के तीनों फ्रैक्शन बराबर में है। तीनों के तीनों फ्रैक्शन क्या है दोस्तों? आपस में बराबर है। तीनों फ्रैक्शन आपस में क्या है? बराबर है। तो मैं अभी मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा कि अगर a/b बराबर c/d बराबर e/f इस फॉर्म में है, तो इसी बात को मैं इस बात के भी इक्वल लिख सकता हूं कि a प्लस c प्लस e बटा b प्लस d प्लस f लिख सकता हूं कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर जगह रेशियो समान है। ठीक है दोस्तों, तो समझिए।
देखिए अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं यानी कि अंश को अंश में जोड़ दूं, तो आप देखोगे कि 2x प्लस x कितना 3x और 2z प्लस z कितना 3z बटे x माइनस 2y प्लस 2y। तो x माइनस 2y प्लस 2y, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस z बचेगा। नीचे नीचे क्या बचेगा x प्लस z, नीचे क्या बचेगा केवल x प्लस z बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2y एक पॉजिटिव होगा और एक 2y नेगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब समझिए यहां से जब मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस z, 3 कॉमन लिया तो x प्लस z अपॉन x प्लस z, तो एक कॉमन पार्ट आपस में कट जाएगा, कॉमन पार्ट आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बचेगा क्या केवल 3, बचेगा क्या केवल 3। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों फ्रैक्शन के बराबर 3 है। तीनों फ्रैक्शन के बराबर क्या है दोस्तों 3 है। इन तीनों फ्रैक्शन के बराबर क्या है 3। कह सकता हूं कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो। तो ये सब 3 के बराबर है, कह सकता हूं। तो समझिए अगर ये वाला फ्रैक्शन भी 3 के बराबर है, ये वाला फ्रैक्शन भी 3 के बराबर है और 2x बटा z भी 3 के बराबर है, 2x बटा z भी 3 के बराबर है, तो क्या मैं यहां से x बटा z की वैल्यू निकाल सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल 3 बटा 2। तो x बटा z की वैल्यू कितनी है 3 बटा 2, यानी कि x की वैल्यू 3 यूनिट है तो z की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट। x की वैल्यू अगर 3 यूनिट है तो z की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट। देखिए अगर मैं 2z प्लस x बटा 2y में x और z की वैल्यू रख दूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन ये भी 3 के बराबर है भाई, 2 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 2, जेड की वैल्यू कितनी है 2 प्लस x की वैल्यू कितनी है 3 बटा 2y बराबर 3 के। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 3 7, 7 बटा 2, 7 बटा 2, ये 3 इधर आ गया तो y बराबर 7 बटा 6। y बराबर कितना होगा दोस्तों? तो y बराबर होगा 7 बटा 6। तो यहां से हमें यह बात पता चली कि y की जो वैल्यू होगी वो 7 बटा 6 होगी। y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7 बटा 6। देखिए फिर से समझिए, मैंने क्या किया, x की वैल्यू 3, z की वैल्यू 2, इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, यहां से भी y की वैल्यू निकाल सकते हो आप, यहां से भी y की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू 3, z की वैल्यू 2, आप कोई से भी फ्रैक्शन में रखो तो y की वैल्यू वहीं से ही निकल जाएगी। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू 3, z की वैल्यू 2, तो z की वैल्यू है 2, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 7 बटा 2y, 7 बटा 2y किसके बराबर होगा दोस्तों 3 के, क्योंकि इस फ्रैक्शन की वैल्यू भी तो 3 है, तो 7 बटा 2y बराबर 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू होगी 7 बटा 6। y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 7 बटा 6। उम्मीद करता हूं कि y की वैल्यू आप समझ चुके होंगे कि मैंने y की वैल्यू कैसे निकाली। ठीक है, देखिए तो यहां से मैं x रेशियो y रेशियो z की का रेशियो निकाल लूं। x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 7 बटा 6 और z की वैल्यू कितनी है 2। और आप ये जानते हो कि रेशियो हमेशा इंटीजर फॉर्म में लिखा होता है। रेशियो को कभी भी हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न की फॉर्म में नहीं लिखते, रेशियो को हम कभी भिन्न की फॉर्म में नहीं लिखते। तो देखिए, तो इसको इंटीजर फॉर्म में बदलने के लिए पूरे रेशियो को बटे में जो भी वैल्यू है, बटे में 1, 6 और 1, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 12। तो x, y और z का रेशियो कितना है दोस्तों 18 अनुपात 7 अनुपात 12, 18:7:12 किसका रेशियो आ गया, ये x, y, z का रेशियो आ चुका। क्वेश्चन में भी तो रेशियो पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड रेशियो z, यानी कि x, y, z इन सब का योग को z से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बटा जेड कितना हुआ 18 और 12 30 और 7 37 बटा जेड की वैल्यू कितनी है 12। तो आपका जो जवाब आया वो 37 बटा 12 आया। कितना आया 37 बटा 12, 37 बटा 12 यानी कि ऑप्शन बी, 37 बटा 12 यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था
उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे ये तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है, लेकिन हम एक कंसेप्ट को जानते हैं कि अगर हम तीनों फ्रैक्शन को ऐड कर दे तो भी ये इन सब के बराबर रहेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, इन तीनों फ्रैक्शन को ऐड किया, ऐड करने के बाद यहां से 3 मिल गया। तो इसका मतलब इस फ्रैक्शन की वैल्यू भी 3 के बराबर है, इस फ्रैक्शन की वैल्यू भी 3 के बराबर है, इस फ्रैक्शन की वैल्यू भी 3 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से x बटा जेड बराबर 3/2, यानी कि x की वैल्यू अगर 3 यूनिट है तो z की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 2 यूनिट। तो x की वैल्यु 3, z की वैल्यू 2 हमने इस वाले फ्रैक्शन में पुट कर दी और ये खुद 3 के बराबर होगा। तो यहां से y की जो वैल्यू निकली वो 7/6। जब मैंने x रेशियो y रेशियो z निकाला तो 3:7/6:2, इसको इंटीजर फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो 18 7 12 आया। तो x प्लस वाई प्लस जेड बटा जेड बराबर 37/12, यानी कि सबको जोड़ दिया, 18 12 20 7 37 और जेड की वैल्यू कितनी है 12, तो 37/12 इस सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ये पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, ये खुद क्वेश्चन नंबर 50 रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50, एक कक्षा में छात्रों की संख्या z है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या z है, उनमें लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या x है, तदनुसार उस कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग कितना होगा, लड़कियों की संख्या का भाग कितना होगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, z, नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या कितनी है x, तो वो आपसे पूछना चाहता है नंबर्स ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन ये है लड़कियों की संख्या कितनी, नहीं, लड़कियों की संख्या का भाग कितना भाग है, लड़कियों की संख्या का भाग कितना है। तो आप देखिए लड़कियों की संख्या का भाग कितना है, आप ये बताइए, अगर टोटल स्टूडेंट x वो सॉरी z है, टोटल स्टूडेंट अगर z है और टोटल बॉय कितने हैं x, तो लड़कियों की संख्या कितनी बची, आप कहोगे टोटल स्टूडेंट में से लड़कों को घटा दो तो z माइनस एक्स। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, z माइनस एक्स, लेकिन वो लड़कियों की संख्या नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछना चाहता है लड़कियों की संख्या का भाग कितना है, लड़कियों की संख्या का भाग कितना है। ठीक है, लड़कियों की संख्या का टोटल में से कितना भाग है, यानी कि z माइनस एक्स अगर लड़कियां हैं, ये टोटल z में से, z टोटल स्टूडेंट है, z में से z माइनस एक्स लड़कियां हैं। ठीक है, तो ये चीज पूछना चाह रहा है कि टोटल में से लड़कियों की संख्या कितनी है, आप कहोगे टोटल में से लड़कियों की संख्या z माइनस एक्स है। तो इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूं, z बटा z माइनस एक्स बटा z लिख सकता हूं। तो 1 माइनस एक्स बटा z, 1 माइनस एक्स बटा z, ये सवाल का उत्तर होगा 1 माइनस एक्स बटा z, 1 माइनस एक्स बटा z। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या पूछ रहे हैं, लड़कियों की संख्या का कितना भाग है, आप ये बताइए। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है z, इन z में से कितने भाग लड़के हैं, आप कहोगे x बटा z। अगर टोटल स्टूडेंट z है और टोटल लड़के x है तो कुल कितना भाग है लड़कों का, आप कहोगे x बटा z, आप कहोगे x बटा z लड़कों का भाग है। ठीक है, लेकिन वो आपसे पूछना चाहता है कि लड़कियों का भाग कितना बचा। अगर इतने लड़के हैं तो इसको 1 में से घटा दो ना, तो 1 माइनस एक्स बटा जेड, ये डायरेक्ट आपको लड़कियों की संख्या मिल जाएगी, डायरेक्ट आपको लड़कियों की संख्या का भाग मिल जाएगा कि टोटल में से कितना भाग है, आप कहोगे 1 माइनस एक्स बटा जेड, ये सवाल का उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा रेशियो, लेकिन आज हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं हम समानुपात। ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर का जो नाम है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात तथा समानुपात, अनुपात तथा समानुपात। तो अब जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हो वो क्या है? समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। कि समानुपात क्या है? समानुपात क्या है? देखिए, अगर मैं कहूं कि A का B के साथ वही रेशियो है जो C का D के साथ है, जो C का D के साथ है, तो यहां पे बीच में आपने साइन देखा होगा, ये वाला, इसी साइन को हम बोलते हैं, इसी चिन्ह को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। इसी चिन्ह को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। देखिए, क्या मैं इस बात को, ये जो साइन है इसको बोलते हैं समानुपात, और समानुपात कुछ नहीं है, जस्ट इक्वल टू, इक्वल टू का साइन है। समानुपात का मतलब कुछ नहीं है, जस्ट इक्वल टू का साइन है, यानी कि बराबर का निशान है। ठीक है दोस्तों, तो समझिए, क्या मैं इस बात को A रेशो B को इस तरीके से लिख सकता हूं, A बटा B? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। और C रेशो D को मैं लिख सकता हूं C बटा D? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, तो जो प्रोपोर्शन है यानी कि समानुपात है, इसका मतलब अभी अभी मैंने बताया कि ये और कुछ नहीं, जस्ट इक्वल का निशान है, जस्ट बराबर का निशान है। तो यहां पे इसकी जगह क्या लिख दो? बराबर का निशान। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो क्या होगा? AD बराबर BC, AD बराबर BC। तो यहां से मुझे ये बात पता चली कि AD BC के बराबर है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई, बाहर वालों की मल्टीप्लाई यानी कि A की मल्टीप्लाई D के साथ, B की मल्टीप्लाई C के साथ आपस में बराबर है। कह सकता हूं कि नहीं? क्योंकि यहां से AD बराबर BC आया, तो मैं कह सकता हूं कि बाहर वाले रेशो की मल्टीप्लाई बराबर अंदर वाले रेशो की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, समझिए चीज को। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि 12 अनुपात 20 बराबर या प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात 36 अनुपात समथिंग, तो इस क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा? 12 अनुपात 20 समानुपात 36 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी? तो आपको मैंने पहली ही क्लास में बताया था कि रेशियो का मतलब जस्ट कंपैरिजन करना है, दो वस्तुओं में, दो चीजों में कंपैरिजन करना ही रेशियो कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तो आप मुझे बताइए, जो ये 20 है इस 12 का कितना गुना है? ये 20 इस 12 का कितना गुना है? आप कहोगे सर ये 4 पंजे 20 और 4 तिये 12 यानी कि 5/3 गुना है। 4 पंजे 20 और 4 तिये 12 यानी कि 5/3 गुना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क जो होगा इस 36 का भी 5/3 गुना होगा। क्वेश्चन मार्क की जो भी वैल्यू रही होगी इस 36 की 5/3 रही होगी, यानी कि अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई, वो 3 से डिवाइड कर दूं तो 12 बार कटेगा, 12 पंजे 60, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? फिर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 60 होगी। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी। या फिर आपको, आप इस बात को ऐसा ना लिख के, मैं इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, यहां पे क्वेश्चन मार्क था कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई यानी कि 12 गुना क्वेश्चन मार्क बराबर अंदर वालों की मल्टीप्लाई यानी कि 20 गुना 36। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 12 से काट दिया, 12 तिये 36, 20 तिये 60। आप इस बात को कैसे भी लिख सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो कि ये इसका कितना गुना है, तो फिर ये भी इसका उतना ही गुना होगा। या फिर आप अंदर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर वालों की मल्टीप्लाई बराबर बाहर वालों की मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर हम क्वेश्चनों पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, यदि AB, BC, X तथा C² एक जैसे अनुपात में है,
और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में कहा कि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में, एक जैसे अनुपात का मतलब है कि ए बी का बी सी के साथ वही अनुपात है, वही रेशियो है जो x का सी स्क्वायर के साथ है, जो x का सी स्क्वायर के साथ है, कि ए बी का बी सी के साथ वही अनुपात है जो x का सी स्क्वायर के साथ है। तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यहां पर हम कह सकते हैं कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई बराबर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, बाहर वालों की मल्टीप्लाई, बाहर वाले रेशो की मल्टीप्लाई बराबर होती है अंदर वाले रेशो की मल्टीप्लाई। तो ए बी इंटू सी स्क्वायर, ए बी इंटू सी स्क्वायर बराबर है बी सी इंटू एक्स के, बी सी इंटू एक्स के। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो क्या BC अपॉन में पहुंच जाएगा? BC इसके बटे में पहुंच जाएगा, यानी कि BC यहां से इसके बटे में आ जाएगा BC। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि B से B कैंसिल हो गया और इस C से ये वाली पावर कैंसिल होगी, तो बचा क्या? आप कहोगे AC। बचा क्या? x की वैल्यू AC। तो x की वैल्यू है AC। ठीक है दोस्तों, चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि ए बी अनुपात बी सी बराबर x अनुपात सी स्क्वायर, x अनुपात सी स्क्वायर। आपको कंपेयर करनी है कि जो ए बी है ये बी सी का कितना गुना है, जो ए बी है ये इस बी सी का कितना गुना है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये a बटा सी गुना है, a बटा सी, a बटा सी गुना, कि ए बी इस बी सी का कितना गुना है। आप कहोगे सर a बटा सी गुना है। तो ठीक ये x जो भी रहा होगा इस सी स्क्वायर का, ये भी तो a बटा सी रहा होगा, ये भी तो a बटा सी गुना रहा होगा। तो जब a बटा सी में आप सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी बची? AC। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोनों ही मेथड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। बहुत आसान से, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। यदि 5:8 बराबर 150 अनुपात x, तो x का मान क्या होगा? तो आप मुझे बताइए ये 8 5 का कितना गुना है? आप कहोगे 8 बटा 5 गुना। तो ये x भी तो 8 बटा 5 गुना होगा, तो x भी तो 8 बटा 5 गुना होगा, यानी कि 5 ते 15 30 गुना 8, 30 गुना 8 कितना? 240, 30 गुना 8 कितना? 240। डी ऑप्शन आंसर, डी ऑप्शन आंसर। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5:8 समानुपात 150 अनुपात x। समानुपात लिखो चाहे इक्वल लिखो, बात एक ही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई यानी कि 5x बराबर है अंदर वालों की मल्टीप्लाई यानी कि 8 गुना 150। तो इस 5 से ये 150 कितने बार घटा? 30 बार। तो x की वैल्यू 8 3 24 240। चाहो तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करो, चाहो आप कंपेयर करके क्वेश्चन को करो, वो मर्जी आपकी है कि आप कंपेयर करके करोगे या फिर आप अंदर वालों की मल्टीप्लाई बराबर बाहर वालों की मल्टीप्लाई लिख के करोगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। यदि 7:x बराबर 17.5 अनुपात 22.5, तो आप मुझे बताओ दोस्तों कि ये 22.5 है, ये 17.5 का कितना गुना है? ये 22.5 17.5 का कितना गुना है? आप कहोगे सर 25 निम्मा 225, 25 सत्ते 175, ये 9/7 गुना है। 22.5 इस 17.5 का 9/7 गुना है, तो ये x भी तो 9/7 गुना होगा, ये x भी 9/7 गुना होगा। जब 7 की मल्टीप्लाई 9/7 में करोगे तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 9 आ जाएगी, x की वैल्यू 9 आ जाएगी।
देखते ही आंसर करना था कि 25 निम्मा 225, 25 सत्ते 175 की ये 9/7 गुना है, तो यहाँ पे भी 9/7 गुना ही होगा, तो 7 से 7 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, बाहर वालों की मल्टीप्लाई बराबर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, यानी कि 17.5 गुणा x बराबर 7 गुणा 22.5। तो यहां से 25 से काट दोगे, 25 सत्ते 175, 25 निम्मा 225 और 7 से 7 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी बचेगी, 9। अरे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा पहले ही, ठीक है, x की वैल्यू 9। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में दिया होगा कि यदि √2 अनुपात 1 + √3 समानुपात √6 अनुपात x, तो x का मान क्या होगा। तो x का मान निम्नलिखित ऑप्शनों में से क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई बराबर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, यानी कि √6 इंटू 1 + √3, और ये किसके बराबर है, ये √2 x के बराबर है, √2 x के बराबर है। तो क्या मैं यहां से √2 से √6 काट सकता हूं √3 बार। आप कहोगे सर बिल्कुल काट सकते हो। √3 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, √3 और √3 गुणा √3 कितना हो गया, 3। क्या ये ऑप्शन में है, आप कहोगे डी ऑप्शन है, √3 + 3 डी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं ये सारे ही सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों कल की क्लास जो होगी वो एक नए कंसेप्ट के साथ होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाकर फिर हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने घर में पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तब कल तक के लिए धन्यवाद। बाय, टाटा, सी यू।